नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागोर फिर से हाजिर हूं 2500 प्रश्नों की धांसू सीरीज लेकर, जिसमें कल हमने 25 प्रश्नों को लिया था और आज की क्लास में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों आज की क्लास की ओर। साथियों, ये जो क्लास है वो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़े और इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम 2024 का ये प्रश्न है और इसमें आप देखोगे कि संविधान के मुख्य प्रयोजन के बारे में पूछ रहा है सर्वोत्तम रूप से। पहला जो टॉप वो बिंदु है इसका वो है ये आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, ये भी सही है। अगर बात करें राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर करता अर्थात सुगम बनाता है, ये भी सही है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ये भी सही है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। चारों के चारों ऑप्शन वैसे देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन प्रश्न है सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आपको देखना है कि चारों ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखोगे जब भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? प्रस्तावना, जो कि उद्देश्य का भी इसको कहते हैं, और इसके जो आपको एक तरह से देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे पंडित नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में। और पंडित नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव में आपको सभी देखने को मिलते हैं। सामाजिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है जो आप प्रस्तावना में भी देखोगे। सामाजिक समता और सुरक्षा की भी बात की जाती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार में शामिल किया गया? क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 जब आप देखोगे तो भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों की बात करता है। अगर मूल अधिकारों का आपको वर्णन देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसमें आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक आपको मूल अधिकार मिलते हैं। अब यहां से देखो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 7। कौन सा? 7। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में दोस्तों मूल अधिकार हैं आपके 6। क्लियर है? तो एक जो अधिकार है वो हट गया है और यही है 31वें आर्टिकल में। 31वें आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और इसको सामान्य विधिक अधिकार 300A में वर्तमान में जोड़ दिया गया है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? दोस्तों, इस प्रश्न में बात की गई है संविधान के दर्शन की। और जब मैंने आपको बताया था प्रस्तावना वाला, जब हमने टॉपिक क्लियर किया था तो हमने देखा था कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के अगर आपको विचार देखने को मिलते हैं तो विचार देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके विचार देखने को हमें मिलते हैं कि किस प्रकार का संविधान वो भारतीयों को देना चाहते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्देशिका। क्लियर है? और इसी उद्देशिका को आपको पता होगा ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्पष्टता का अंत। पहले जब एग्जाम होती थी फैक्ट बेस, उस फैक्ट बेस एग्जाम में बहुत एग्जामिनर का सबसे बेस्ट प्रश्न हुआ करता था अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 17 में आप देखोगे आर्टिकल नंबर 17 अस्पष्टता का अंत अर्थात छुआछूत के अंत को निषेध करता है। अगर अस्पष्टता का निषेध आपको देखने को मिले तो वो मिलेगा
अनुच्छेद 17 में। साथ में बात करें अनुच्छेद 16, तो 16 में है बिटाओ लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 14 में आपको मिलेगी विधि के समक्ष समता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समता। अगर आर्टिकल 15 की हम बात करें तो आर्टिकल 15 में मिलेगा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है आर्टिकल नंबर 15 में। और प्रश्न में पूछा है अस्पष्टता का अंत, तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 17। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक। जब मैंने संविधान सभा की 2 क्लास बताई थी तो आपको मैंने बताया था प्रथम बैठक, क्लियर है, एक दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, एक थी अंतिम बैठक। ये 4 बैठक आपको डेट रट लेनी है। प्रथम बैठक की बात करें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनेंगे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगर तीसरी बैठक की बात करें तो ये होगी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित नेहरू जी क्या करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है। अगर भारतीय संविधान की अंतिम बैठक की हम बात करें तो वो है 24 जनवरी 1950, और इस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य भारतीय संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। आरपीएससी लेक्चरर 17/10/2022 को जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले मणिपुर में। स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद। क्लियर है। इसमें आप देखोगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। अगर हम मताधिकार की बात करें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में, याद कर लेना, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को मत का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सीमित मात्रा में था, संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। संपत्ति की बात करें तो जिसकी 10,000 रुपए वार्षिक आय है वही व्यक्ति वोट दे सकता था, तो आपको पता है। लेकिन यहां बात की गई है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में प्रावधान करता है। इसमें अगर आप देखोगे तो पहले इसकी आयु हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसकी आयु हो गई है 18 वर्ष। कितनी हो गई है? 18 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। देखो प्रश्न मात्र इसमें क्या पूछा था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन इसके साथ साथ जो भी तथ्य आपको आते जा रहे हैं उनके बारे में इस क्लास में डिटेल्स में बताया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। क्लियर है। क्या पूछा है? अध्यक्ष। और ये आपको पता है इसी समिति को ड्राफ्ट समिति भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ड्राफ्ट। इसी को बोलते थे मसौदा समिति, इसी को बोलते थे पांडुलेखन समिति। क्लियर है दोस्तों। और इसी को बोलते थे प्रारूप समिति। लेकिन अगर इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो इसका वास्तविक नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। अर्थात भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो बीएन राव के द्वारा तैयार किया गया था, उस प्रारूप की समीक्षा करने के लिए क्या बनाई गई? प्रारूप समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? प्रारूप समिति। क्लियर है। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो इसमें कितने सदस्य थे?
7 सदस्य, जिनमें से एक थे अध्यक्ष, और एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर रहा है अध्यक्ष को लेकर, तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 395 अनुच्छेद हैं। अगर बात करें दोस्तों मूल संविधान की, तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। कितनी थी? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूची कितनी थी? 8। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, भाग 22 है, और अनुसूची 8 से बढ़कर हो गई है 12। क्लियर है? अब आप देखोगे कुछ गाइड्सों में आपको इनकी संख्या 490, 491, 495 भी मिलती है, लेकिन ये सब डाटा गलत है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल आपको 396 के नाम से नहीं मिलेगा। ये केवल संविधान में संशोधन हुए हैं। तो आपको याद रखना है वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर 1949, डेट आपको लग रही होगी याद सी। कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया इस दिन? 26 नवंबर 1949 की बात करें दोस्तों, तो इस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। 2 डेट हैं। आंशिक रूप से लागू की डेट अगर आ जाए तो वो है 26 नवंबर 1949, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले पूर्ण रूप से लागू, तो पूर्ण रूप से लागू की डेट आपको रखनी है याद 26 जनवरी 1950। एक तो ये डाटा क्लियर है। दूसरी बात करूं इस डेट को लेकर, तो हम 26 नवंबर को क्या हुए, इसको मनाते हैं विधि दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में। कब से मनाना प्रारंभ किया? 2015 से। क्यों मनाए? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वां जन्म दिवस था 2015 में। उसके उपलक्ष्य में हमने 2015 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू किया? तो मैंने जब आपको बताया था भारत का संविधान बनकर तैयार होगा 26 नवंबर 1949 को, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगेंगे, उसी दिन आपको पता है आंशिक रूप से लागू होगा। और आंशिक रूप से लागू होगा दोस्तों, भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो जाएंगे। क्लियर है? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60 सॉरी आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। आर्टिकल गिनो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 3, 15। और एक है आर्टिकल 394, जिसमें वर्णित था कि 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 16 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो राष्ट्रीय दलों की संख्या आपको याद रखनी है 13। कितने राष्ट्रीय दल थे दोस्तों? 13 राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में, प्रथम लोकसभा चुनाव जो कब हुए? 1952 में हुए। और 1952 में कितने? 13 सदस्य, 13 राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने भाग लिया। देखते हैं, यदि भारतीय संघ में, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? जब मैंने राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आपको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि यदि सपोज करो किसी नए राज्य का गठन करना है, क्लियर है, और नए राज्य के गठन को लेकर भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों वर्णन करते हैं। दोनों में अगर अंतर की बात करें तो ये आर्टिकल 2 होगा भारत से बाहरी राज्यों के लिए, अर्थात
कोई भारतीय सीमा से बाहर का राज्य भारत में मिलना चाहता है तो नए राज्य के गठन की प्रक्रिया आर्टिकल 2 के तहत अमल में लाई जाएगी। और अगर भारत के अंदर स्थित कोई भाग है जिसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन करना है दोस्तों, तो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य की गठन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। और यहां प्रश्न कर रहा है अनुसूची को लेकर, तो मैंने आपको बताया था भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 और प्रथम अनुसूची, ये 3 चीज प्रभावित होती हैं अगर भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाना है। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है अनुसूची, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम अनुसूची। क्लियर है? हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया दोस्तों? मैंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बताए थे संविधान सभा के, कि महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या थे संविधान सभा के। तो महत्वपूर्ण निर्णयों में संविधान सभा के में यह भी आता है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना। और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949। और आपको पता होगा इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, क्लास में प्रश्नों की संख्या 25 है, लेकिन आपको कम से कम 100 प्रश्न इसी क्लास में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, है ना, बीच में नहीं जाना है छोड़ के, लास्ट तक देखें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगर महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें दोस्तों, तो एक था 22 जुलाई 1947, क्या करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है अपना? तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। अगर हम 24 जनवरी 1950 की बात करें तो ये भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक है। अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन क्या हुआ, भारत एक गणराज्य बन गया। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डीपीएसपी की बात कर रहा है, डीपीएसपी को शामिल किया गया है? आप देखते हो भारतीय संविधान का भाग 4 आर्टिकल नंबर है 36 से लेकर 51 और 36 से लेकर 51 तक आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें हम तो ये आपको देखने को मिलेंगे भाग संख्या 4 में। और नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से ले लिए दोस्तों, आयरलैंड से ले लिए। कहां से ले लिए, आयरलैंड से ले लिए। ये सारा डेटा मैं पिछली क्लासों में कवर करा चुका हूं। जब हमने भारतीय संविधान के स्रोत वाली क्लास पढ़ी थी ना, उस स्रोत वाली क्लास में मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था डीपीएसपी को। चलते हैं अगला प्रश्न। किस क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 6वीं अनुसूची आप याद करो, मैंने बताया था भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है वर्तमान में, तो अनुसूचियों की संख्या है दोस्तों 12 है, जिसमें भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में वर्णन मिलता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर जो उनके प्रबंधन किए गए हैं, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रावधान हैं, उसमें क्या है, 6वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। और 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और वर्तमान में लद्दाख को भी इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों अगर लद्दाख को इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में राज्यों की संख्या 4 से बढ़कर हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है लद्दाख। 40वां प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता। और अस्पृश्यता की बात करता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में आपको देखने को मिलेगा अस्पृश्यता का अंत। और ऑप्शन पढ़ें अच्छे से। पहला ऑप्शन समता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम समता की बात करें तो ये आपको मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में, समानता के अधिकार मिलेंगे आपको। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22, क्लियर है। और अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24। अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों की दोस्तों तो ये है अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है अनुच्छेद 32 को, जिसमें आपको 5 प्रकार की रिट देखने को मिलेंगी, वो है अनुच्छेद 32। अब आप देखिए प्रश्न में बात की गई है अस्पष्टता की, आर्टिकल नंबर 17 कौन से उसमें है, 14 से 18 में। समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस क्लास में मेरा प्रयास यही है कि मैं बेहतर से बेहतर प्रश्न लाने की मेरी पुरजोर कोशिश जारी रहेगी। 2500 प्रश्नों की सीरीज में लेकर आ रहा हूं, उसकी आज सेकंड क्लास है। उसमें मेरे द्वारा जो भी प्रश्न सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो विगत किसी एक मतलब हाई लेवल से लेकर निम्न स्तर तक की एग्जामों में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए। मेंशन भी कर रहा हूं जो प्रश्न जहां से आया है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आऊं, और ताकि आप ये कह सको कि सर रियल में मतलब कि सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप भी जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत के लिए आप अपना स्नेह मुझे बनाए रखें। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पदाधिकारी के वेतन भत्तों से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। मैंने अनुसूची वाली जब क्लास आपको कराई थी उसमें 12 अनुसूची में आपको पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है जिसमें आपने पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो वो वेतन भत्तों को लेकर थी। अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, यही था। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची की हम बात करें तो पांचवी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अगर छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में आपको मिलते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। 7 अनुसूची में दोस्तों आपको मिलते हैं शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। अनुसूची में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। नवी अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, भू राजस्व जमींदारी। 10वीं अनुसूची जिसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दल बदल को लेकर, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी पंचायती राज के प्रावधान हैं, और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में। तो दोस्तों जो कि प्रशासन से संबंधित है, ये है 12 की 12 अनुसूची। दोस्तों इसमें पूछा गया वेतन भत्ते, तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों को लेकर प्रावधान है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 368 आपको बताया था, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, और प्रश्न किया है एग्जामिनर ने देश को लेकर। तो मैंने आपको बताए थे संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत में हमने किस किस देश से क्या क्या ग्रहण किया है वो है। तो देखते हैं प्रश्न किस देश से ग्रहण किया है। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले ली। आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में तीन तरह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, जिसमें आप पढ़ोगे साधारण बहुमत। कैसा बहुमत? एक तो साधारण बहुमत से, दूसरी प्रक्रिया है विशिष्ट बहुमत से, और तीसरी प्रक्रिया है विशिष्ट के साथ साथ आधे से विशिष्ट भी होना चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन होना। आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का क्या होना चाहिए दोस्तों? अनुमोदन होना चाहिए। इसको लेकर
आपको पता है 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों संविधान संशोधन की साउथ अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43 यूपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से, ओहो ये तो आपके पसंद का प्रश्न है ना, ये तो आपके पसंद का प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने। यूपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है एक्चुअल में। इसमें कहा है कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, कि कोई भी व्यक्ति है भारत में वो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता है। ऐसे कौन से आर्टिकल में स्वतंत्रता प्रदान है, आपके अधिकारों का संरक्षण करता है, वो आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जिसमें आपको जीवन जीने का अधिकार, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप कैसे जीना चाहते हो, जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 में ही यह संरक्षण प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता है। आर्टिकल 21 प्रावधान करता है। यूपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होंगे दोस्तों, आपको पता है अनुच्छेद 80 जो है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या की अगर बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, जिसमें से 238 होते हैं निर्वाचित और 12 होते हैं दोस्तों मनोनीत। और पूछा क्या है, मनोनीत, तो मनोनीत करते हैं कितने, 12, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने का वोट देने का अधिकार किसको नहीं है, तो ऐसा कौन है भाई निम्न में से जो भारतीय जो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसमें वोट देने का अधिकार उसको नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। चारों ऑप्शनों पर गौर करें और चारों ऑप्शनों पर गौर करके बताएं तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है। यूपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना की बात की गई है, कि प्रस्तावना में जो ऑप्शन है 4 इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। दोस्तों आपको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, किसकी, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं प्रस्तावना में। अब देखिए विचार की है, ये तो सही है, अभिव्यक्ति की भी है, विश्वास की भी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नहीं है, आर्थिक, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। किसकी, न्याय की, नहीं की स्वतंत्रता की। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का आधार कौन सी जनसंख्या है, आपको पता होगा दोस्तों। जब राष्ट्रपति के मतलब जो सदस्यों का मतलब जो एक तरह से कहें जब मतों का मूल्य की गणना की जाती है, क्योंकि उसके निर्वाचन की प्रणाली अप्रत्यक्ष होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संगमणीय मत प्रणाली के आधार पर भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। जनसंख्या का आधार है दोस्तों 1971। 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर ही मतों के मूल्यों का निर्धारण किया गया है। तो 1971 की जनसंख्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उक्त प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल पूछा है दोस्तों कि कौन सा आर्टिकल है जो मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 75 या 74 या 79 या 80। तो आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 74 जो है 74 में एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रावधान किया गया है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 75 है। अगर 79 की हम बात करें तो दोस्तों क्या है, इसमें संसद है। और अगर 80 की बात करें तो दोस्तों इसमें राज्यसभा से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? आप याद करो, जब रियासतों का एकीकरण मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको पता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सरदार पटेल जी को हमने किसकी संज्ञा दी थी? लौह पुरुष कहा जाता है। और लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि भारत की एकता में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब आप देखोगे यहां से आपको कुछ डाटा और याद कर लेना है। स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 565। अगर बात तो इनमें से 552 देशी रियासतें मिलेंगी भारत में और 13 देशी रियासतें मिलेंगी पाकिस्तान में। और मैंने आपको बताया था 3 देशी रियासतें जम्मू कश्मीर, J&K, हैदराबाद और जूनागढ़। इन 3 देशी रियासतों में क्या होगा, थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के कारण जो भारत विविधता में एकता की बात करता है वो एकता के सूत्र में बंध जाएगा। तो इसलिए एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन छाटिए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1953 को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल सही है। असत्य कथन देखना है आपको, ये तो सही है। दूसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकारों के एक बहुसदस्यीय निकाय है। बिल्कुल सही है। अगर जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ये गलत है। क्योंकि इसमें 1 + 5 टोटल 6 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय बिल्कुल दिल्ली में है। अगर बात करें आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की तो पदग्रहण तिथि से या तो 3 वर्ष या आयु हो जाती है 70 वर्ष। और 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो या तो 3 वर्ष हो जाए ज्वाइनिंग से या आयु 70 वर्ष हो जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो सही है। एग्जामिनर पूछ रहा है असत्य कथन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको 25 प्रश्नों की जो सीरीज थी, जिसमें से मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ केवल 25 प्रश्नों की सीरीज है, इसमें से मैंने कम से कम आपको आज की क्लास में 100 प्रश्न कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप हमारी क्लास को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ हमारी क्लास को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।